नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान ऑपरेशन गंगा सफलतापूर्वक जारी। छठी उड़ान 240 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। 4 केंद्रीय मंत्री विद्यार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास को गति दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, राष्ट्र की प्रगति में सरकार और समाज का सहयोग जरूरी। और प्रदेश में सर्द हवाओं के कारण सुबह और शाम ठंड का असर बढ़ा। 2 मार्च को कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान ऑपरेशन गंगा सफलतापूर्वक जारी है। अभियान के तहत हंगरी के बुडापेस्ट से 240 भारतीयों को लेकर छठी उड़ान आज शाम नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक 1396 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों के लिए 3 और उड़ानें निर्धारित है। प्रवक्ता ने यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों से आग्रह किया कि वे घबराए नहीं और पश्चिमी यूक्रेन पहुंचे, इसके लिए सीधे बॉर्डर पर न पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार सभी नागरिकों को वापस लाने के लिए पर्याप्त उड़ानें संचालित करेगी। देखिए, हमारी आग्रह रहेगी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, कि आपको एडवाइजरी दी गई कि आप वेस्टर्न यूक्रेन में जाएं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जब जाएंगे वहां पे डायरेक्टली बॉर्डर में ना जाएं। आप अगर बॉर्डर में जाएंगे तो वहां बहुत भीड़ है, आपको बहुत समय लगेगा। आपने पोलैंड में भी देखा था, आप अभी रोमानिया में देख रहे हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग में बहुत समय लगता है, ठंड में रुकना पड़ेगा। हम अनुरोध यही करेंगे कि आप कोई नियर बाय शहर में जाइए, आसपास के वहां गांव तो नहीं, शहर में कहीं अगर आपको वहां रहे। बंदोबस्त हो रही है, कुछ हमारी टीम वहां कोऑर्डिनेट कर रही है, पर आपके यूनिवर्सिटी वगैरह भी कर रहे होंगे, वहां रुके, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल पैनिक न कीजिए, इनफ फ्लाइट्स हैं। यूक्रेन संकट के मद्देनजर 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान से संबंधित तालमेल और विद्यार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में वहां जाएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को मदद पहुंचाने के लिए श्री सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा, श्री रिजिजू स्लोवाकिया, श्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी और जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार यूक्रेन संकट का भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। आज चेन्नई में तमिलनाडु के उद्योगपतियों के साथ बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार इस संकट से पूरी तरह अवगत है और आयात तथा निर्यात से संबंधित सभी विभागों के साथ परामर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि आयात और निर्यात क्षेत्र की मदद के लिए विभिन्न विभागों से परामर्श करने के बाद ही उनका मंत्रालय कोई कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2022-2023 के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति को दिशा दी है। गतिशक्ति योजना की परिकल्पना और बजट में समाहित प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना पर आधारित विकास से देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा
हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। आमतौर पर हमारे यहाँ पुराना जो अनुभव रहा है और ज्यादातर एक परंपरा बन गई है कि जब जैसी जरूरत हो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2013-2014 में पूंजीगत व्यय 1,75,000 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2022-2023 में ही इसमें 4 गुना वृद्धि की गई है और अब ये 7,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, जलमार्ग, ऑप्टिकल फाइबर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निवेश में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और इससे जीवन को सुगम बनाने के साथ ही कारोबार भी आसान हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों की सहायता के लिए इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वेबिनार का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया। प्रधानमंत्री 2 मार्च को प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति में सरकार और समाज का परस्पर सहयोग आवश्यक है। बीकानेर में एक ट्रस्ट के वार्षिक समारोह में वर्चुअल रूप से जुड़ते हुए श्री नायडू ने कहा कि लोकतंत्र महज चुनाव तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों और समुदायों को भी बराबर की भागीदारी करनी होगी। श्री नायडू ने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्थानीय समुदाय के स्तर तक पहुंचाने में समाज सेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शेयर एंड केयर हमारे जीवन मूल्य है। हमारे देश में मानव सेवा को ऊंचा स्थान दिया गया है। उपराष्ट्रपति ने समाज सेवी संस्थाओं का आह्वान किया कि समाज सेवा के कार्य में अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ें। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित एक समारोह में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बच्चों में छोटी उम्र से ही विज्ञान के प्रति मनोभाव पैदा करने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की। प्रदेश के 67,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में 9 मार्च से विद्यार्थियों को एक बार फिर पका हुआ गर्म भोजन मिलने लगेगा। कक्षा पहली से 8वीं तक के 69 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। कोविड संक्रमण के कारण स्कूलों में मार्च 2020 से पका हुआ भोजन बंद कर दिया गया था। विद्यार्थियों को उसके स्थान पर सूखा राशन, दाल, तेल, मसाले और कॉम्बो पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज प्रभारी अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए माइक्रो एक्शन प्लान तैयार करें, स्पेशल टास्क फोर्स की रणनीति के अनुसार काम करें ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लग सके। खेल और जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने आज बूंदी जिले के बड़गांव में 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले एनीकट का शिलान्यास किया। इसके बनने से बड़गांव और आसपास के गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। बीकानेर के राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र की ओर से ऊँटनी के दूध और उष्ट्र पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। केंद्र के निदेशक डॉक्टर आर्त बंधु साहू ने कहा कि ऊँटनी के दूध का संपूर्ण भारत में प्रचार करने के लिए कई एमओयू किए गए हैं।
इको टूरिज्म के क्षेत्र में ऊंट की उपादेयता के विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान पर्यटन के क्षेत्र में ऊंट की उपादेयता के बारे में भी काम कर रहा है। मौसम में बदलाव के बाद सर्द हवाओं ने एक बार फिर सुबह और शाम ठंडक बढ़ा दी है। पिछले दिनों प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई थी। उसके बाद से ठंडी हवा चलने से चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिलों में तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है। बीती रात हनुमानगढ़ सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा और इसके असर से 2 मार्च को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जिलों में बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अजमेर, अलवर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, पिलानी सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। जयपुर में आज सर्द हवाएं चल रही हैं। दिन में तेज धूप के बावजूद गर्मी के तेवर नरम ही है। राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से 5 शहरों में पारा गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। हनुमानगढ़ के अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और नागौर में बीती रात न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उड्डयन क्षेत्र के पास देश में परिवहन की रीढ़ बनने की अपार क्षमता है। इसमें न केवल घरेलू आवश्यकताओं को बल्कि वैश्विक उड्डयन उद्योग की जरूरतों को भी पूरा करने की क्षमता है। श्री सिंधिया आज नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन कार्गो की 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुरस्कार समारोह में कोविड के बाद विकास की गति विषय पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उड्डयन क्षेत्र की एविएशन टरबाइन फ्यूल पर जीएसटी, नए हवाई अड्डे, वर्तमान हवाई अड्डों की क्षमता और माल भाड़े सहित कई चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने हवाई अड्डों, माल ढुलाई प्रबंधन एजेंसियों, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान ऑपरेशन गंगा सफलतापूर्वक जारी है। छठी उड़ान 240 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंच गई है। 4 केंद्रीय मंत्री विद्यार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट ने 21वीं सदी की भारत के विकास को गति दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में सरकार और समाज का सहयोग जरूरी है। और प्रदेश में सर्द हवाओं के कारण सुबह और शाम ठंड का असर बढ़ गया है। 2 मार्च को कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।